हाय वेलकम बैक अगेन। 5.5 हमने प्रीवियस सेशन से स्टार्ट किया जिसमें हमने जाना कि अदर दैन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस ई क्या हो सकते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ ई के अलावा क्या इस्तेमाल की जा सकती है। इस पार्ट में हम एप्लीकेशंस को जान सकेंगे कि उस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन सी blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग से इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो यूडेमी पर इस वक्त एक कोर्स लाइव मौजूद है मेरा, जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ डेटा साइंटिस्ट और द एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम लॉगरिथमिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं तो आप हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि ये इनवर्स फंक्शंस किस तरह से हो सकते हैं एक दूसरे के। फिर हमने एप्लीकेशंस के फॉर्म पर बेसिक जब चीज़ें जानी थी ई के लिए यानी यूलर नंबर के लिए, तो हमने उसका एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर मैं उसके लिमिट की वैल्यूज़ को यानी n को टेंड करता हूँ इन्फिनिटी की तरफ, यानी 1 + 1 n टू होल टू पावर n, तो ये हमें रिटर्न कर रहा था ई। ठीक है, यानी इससे हमें ये पता चल रहा था कि हम कंपाउंड फॉर्म पर इंक्रीजिंग में स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर जब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं तो 2.7 समथिंग वैल्यूज़ जो कि रैशनल ई है उससे आगे नहीं जा सकते। तो एग्जाम्पल 6 में बताया जा रहा है कि कंपेयरिंग कंटिन्यूअस क्वार्टरली एंड मंथली कंपाउंडिंग। ठीक है, इसके ज़रिए से हम देख रहे हैं कि ई के या एक्सपोनेंशियल्स को यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। सो द एग्जाम्पल सेज अ डिपॉजिट ऑफ द $2500 इज मेड इन अ अकाउंट दैट पे एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ द 5%, यानी ये वो अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट 5% मिल रहा है। फाइंड द बैलेंस इन द एक्यूरेट एट द एंड ऑफ द 5 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ए क्वार्टरली, बी मंथली एंड सी कंटिन्यूसली। यानी जो डिपॉजिटेड अमाउंट था वो $2500 था और जो एनुअल इंटरेस्ट है वो 5% है। हमें बैलेंस बताना है 5 साल की इख्तिताम पर। कंडीशन ये बताई जा रही है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट हो, फर्स्ट में क्वार्टरली बताना है, सेकंड में मंथली बताना है और सी में कंटिन्यूसली बताना है। तो सबसे पहले हमने जो मेथड इस्तेमाल किया कंपाउंड क्वार्टरली रिपोर्ट के लिए, हमने कहा सबसे पहले तो वो अमाउंट जिसे हम पी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद कहा मैंने 1 + r डिवाइड बाय n। तो r यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस परसेंट को कर रहा है जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की जगह यहाँ पर मैंने जो 1 लिखा था वो ई के लिए स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो 1% का मतलब है 100% इंक्रीमेंट दे रहा होता है। एक साल के बाद जो है डबल कर रहा होता है आपके अमाउंट को, यही वजह है यहाँ पर 1 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 5% दिया गया है। तो हमने उस वैल्यूज़ को जो कि टोटल अमाउंट था वो हमने यहाँ पर लिख दिया पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आर की मैं बात कर रहा था तो हमने 5% को 0.05 यानी परसेंट के फॉर्म पर लिख दिया। ओके, अब हमें जो फर्स्ट बताना है ए में वो क्वार्टर्स पे बताना है, क्वार्टरली। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं तो उसके लिए मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर n/t है। ठीक है, n/t का मतलब है n की जो वैल्यूज़ है वो 4 है, t यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई है यानी ड्यूरेशन जो है वो 5 years का है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमें जो वैल्यूज़ मिल रही है वो मिल रही है $3205.09, विच मीन 3205.9 cent विल बी द प्रॉफिट यू कैन से और द इंटरेस्ट कंपाउंड आफ्टर द 5 year और द एंड ऑफ द 5 years। ठीक है, अगर ये कंपाउंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स ली जाए तो। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम चेंज करें मंथली रिपोर्ट्स पे तो वैल्यूज सिर्फ n की चेंज हो रही है। ठीक है, n की वैल्यूज चेंज हुई, सॉल्व किया और उसके बाद वैल्यूज मिल गई 32.08.40। ठीक है, तो आप देख सकते हैं द लिटिल बिट चेंज, लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दैम। एंड द थर्ड फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट कर रही है। और कंटिन्यूसली के लिए देखें हमने डायरेक्टली क्या यूज़ किया है, ई। डायरेक्टली क्यों ई यूज़ किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई स्पेसिफाइड टाइम होता है उसमें हम n को जितना भी बढ़ा दें वो ई से ज़्यादा नहीं हो सकता। यही वजह है कि फॉर्मूले पर 1 + r/n की जगह अब हमने ई लिखा और ई लिखने के बाद हमने 0.05 यानी जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है वो और जो आप ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यूज देता है 3210.06 सेंट, विच मीन दिस विल बी द कंपाउंड कंटिन्यूसली इंटरेस्ट। ठीक है, इस कंटिन्यूसली इंटरेस्ट से ज़्यादा वैल्यूज़ कभी नहीं हो सकती।
So here the figure 5.26 show that how the balance increases over the 5 years periods. Notice that the sales used in a figure, scale used in a figure doesn't graphically distinguish among the three type of the exponential growth A, B, C, D. It's just represent the standard form. ठीक है, ये कंटिन्यूसली चीज़ों को शो यहाँ पे नहीं कर रहा. अगर आप ग्रोथ देखें तो ये 1 से लेकर 5 तक ईयर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, ये 5 ईयर्स हो गया आपका. और इस 5 ईयर्स पे अगर आप हमारी ग्रोथ देखें तो ये वो ग्रोथ है जो 32 समथिंग वैल्यूज़ पर इस वक्त यहाँ पर शो हो रही है. और यही वैल्यूज़ है जो कि 32 पे तीनों आ रही हैं. ठीक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर शो कर रहा है जो कि हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. होप यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट वन, द बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ. इसी तरह से हम बैक्टीरिया की या पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं. क्या है समझते हैं. अ बैक्टीरियल ग्रोथ इज ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ फंक्शंस. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ फंक्शंस के बिहाफ पर हम देखते हैं कि बैक्टीरियल कल्चर जो है वो ग्रो कर रहे हैं. फंक्शंस क्या है, उसकी वैल्यूज जो है स्टैंडर्ड फंक्शन रिप्रेजेंट करता है 1.25 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.25 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.4 टी, वेयर टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वेयर वाई इज अ वेट of the culture in grams and t is a time in hours. ठीक है, हमें y का पता चल गया, t का पता चल गया. Find the weight of the culture after 0.5 hours, 1 hours, 10 hours. What is the time or the limit as t approaches infinity. यानी हमें 0 hours टाइम पर, 1 hours, 10 hours पर ना सिर्फ वेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बतानी है कल्चर की, बल्कि साथ ही साथ लिमिट भी बताना है टी को जब वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा हो. वेरी सिंपल. हम अपने इस बैक्टीरियल ग्रोथ फंक्शंस पे जहाँ पर हमने ये देख लिया कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज अ एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जा रहा है, हम टी की वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाएंगे और फॉर्म ऑफ दी वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे. ठीक है, टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू इन्फिनिटी जो कि लिमिट पे हमने अप्लाई की. सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद 1 ग्राम, 1.017, 1.244 एंड 1.25. अब एक अहम चीज़ देखें आप कि इस ग्रोथ में जब टाइम की वैल्यूज इनफाइनाइट तक भी जा रही है तो इस चारों में अगर आप इन चारों के डिफरेंस को देखें तो मेजरली डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.25 का. यानी ये 1 है तो ये 1.25 है. यानी जस्ट 0.25 इतनी वैल्यूज इंक्रीज करने के बावजूद भी फ्लक्चुएशन या चेंजिंग इतनी आ रही है. ठीक है, और इसी चीज़ को आप ग्राफिकली देखें तो जब ग्राफिकली इसे दिखा जा रहा है तो ये वो फंक्शंस है जो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है. और जैसे जैसे वैल्यूज हमारी बढ़ रही है, ग्राफ की वैल्यूज एज अ एसिम्पटोट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज अ एसिम्पटोट्स इस लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो टच नहीं कर पाएगी. ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज आ रही है यहाँ पर. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्शनल व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपोनेंशियल इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन. एक जो क्वेश्चन था जो हमारे स्टार्टिंग में हमने स्किप किया था, जो एग्जाम्पल 1 थी, हम उसे देख लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए. तो क्वेश्चन जो था वो एक्सपोनेंशियल के लिए था, सिंपल, जहाँ पर अदर दैन ई यानी बेस्ड ऑन ए इस्तेमाल किया जा रहा था. तो एग्जाम्पल 1 है रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ मॉडल. हाफ लाइफ मॉडल का मतलब ये हुआ कि अगर किसी की लाइफ 1 है तो हम इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिमेनिंग इसकी जो लाइफ है वो हाफ बच रही. ठीक है, ये कॉन्सेप्शनल व्यू है जो मैंने यहाँ पर लिख कर बताया. क्वेश्चन समझते हैं, बात समझ में आएगी. द हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन 14 इज अबाउट 5751 एयर. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है कार्बन 14 जिसकी हाफ लाइफ इतनी एयर है. सैंपल कंटेन 1 ग्राम ऑफ द कार्बन 14. ठीक है, सैंपल लिया गया 1 ग्राम ऑफ द कार्बन 14 का. हाउ मच विल बी प्रेजेंट इन 10,000 एयर. ठीक है, कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट रहेगा या होगा 10,000 साल पे. ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक्सपोनेंशियल के जरिए से कैसे सॉल्व कर रहे हैं. तो लेट t इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द प्रेजेंट टाइम एंड लेट y रिप्रेजेंट द अमाउंट इन ग्राम्स. तो t रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट टाइम को और y रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शंस के अमाउंट क्या है उसकी इन अ फॉर्म ऑफ द ग्राम ऑफ द कार्बन 14 इन द सैंपल. तो यूजिंग द बेस ऑफ 1/2. ठीक है, 1/2 को एज अ बेस इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हाफ लाइफ है. तो यू कैन मॉडल y बाय द इक्वेजन y इक्वल टू 1/2. y अपॉन 1/2 पावर t डिवाइड बाय 5715. अब ये जो t है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस ड्यूरेशन को या उस ईयर को या उस टाइम को जिस वक्त आप मौजूद है. तो t को हमने 0 रिप्रेजेंट किया प्रेजेंट टाइम के लिए और 5715 डिवाइड पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हाफ लाइफ है जो कि क्वेश्चन में गिवन था. अब t की वैल्यूज आप क्या पुट करना चाहते हैं. तो नोटिस दैट व्हेन t इक्वल टू दिस वैल्यू द अमाउंट रिड्यूस टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट. अगर मैं इससे t को वही अमाउंट दे दूं जो इसमें मौजूद है तो हमें हाफ वैल्यूज मिल जाएगी. इसका मतलब हाफ ग्राम है, वही हमने किया और यहाँ पर हमें हाफ ग्राम मिल गया.
व्हेन t इक्वल टू 11,430, यानी हमने जो वेट वैल्यूज थी, आई मीन टी वैल्यू, उसे हमने डबल किया। यहां पर अगर आप देखें तो टी की वैल्यू डबल, ठीक है, की गई है, जो कि 5715 से 11430 हो गई। सो द अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू अ क्वार्टर ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट एंड सो ऑन टू फाइंड द अमाउंट इन अ कार्बन 14 आफ्टर 10,000 ईयर सब्स्टिट्यूटिंग 10,000 फॉर द टी। ठीक है, अब हम टी के लिए 10,000 लिखेंगे, तो हमने लिखा, कैलकुलेट किया, द अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.30 ग्राम। सो द ग्राफ ऑफ द डिवाइस इज शोन इन अ फिगर 5.25, हेयर द ग्राफ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, जो इनिशियली हमने चैप्टर 5 पे देखा है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ को, तो यहाँ से हम ग्राफ को इस तरह से डाउनवर्ड मूव होता हुआ देख रहे हैं। और ये वो वैल्यूज़ है, ये वो वैल्यूज़ है जहाँ पर हमें इनिशियली वैल्यूज़ मिल रही थी, यानी 57.15, और ये वो वैल्यूज़ है जो 10,000 के बिहाव पर हमें मिल रही है। यानी पहले हमने 5715 के बाद डबल वैल्यूज़ की, तो डबल वैल्यूज़ पे वो 11 समथिंग वैल्यूज़ आई। ठीक है, तो 11 समथिंग वैल्यूज़ पर हम यकीनी तौर पर 10,000 से आगे जा रहे थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था 10,000 ईयर पे, तो हमने 10 के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया, एंड हियर इट इज द अमाउंट ऑफ द कार्बन 14, व्हिच मीन दिस अमाउंट ऑफ द कार्बन 14 will be present after the 10,000 year. Hope you understand. So that's all about the this very important topic of the 5.5, which mean the bases other than E and its application. Hope you understand. जिसमें हमने लॉगरिथमिक की चीज़ों को भी रिकॉल कर लिया। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट सेशन पे हम जाएंगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स की चीज़ों को रिकॉल करेंगे जो चैप्टर 5 के अंदर इन डेप्थ बताया गया है। तो इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।